चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि उत्पादन में बीज सबसे महत्वपूर्ण आदानों यानी कि इनपुट्स में से एक है। अच्छे बीज फसल की उत्पादकता को 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी, किसानों की आमदनी अच्छी होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि किसानों की बेहतर कमाई और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से गुणवत्ता युक्त बीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रबी बुआई का समय चल रहा है, ऐसे में किसानों को बीज को लेकर कई तरह के निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में आज हम विचार विमर्श में चर्चा करेंगे रबी बीजों की उपलब्धता के बारे में, किसान बीजों का चुनाव किस तरह से करे, कौन सी सावधानियां बरते, इसके साथ ही बीजों की उपलब्धता के मामले में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्नतशील बीजों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की किस तरह की भूमिका है। इन तमाम विषयों पर आज हम विचार विमर्श में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे चर्चा का विषय रहेगा रबी बीज की तैयारी, बीज से समृद्धि। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक बीज डॉक्टर DK यादव। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त बीज गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय शंकर पांडे, सहायक महाप्रबंधक उत्पादन, राष्ट्रीय बीज निगम। विचार विमर्श कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत एक विशाल देश है और खेती यहाँ के प्रमुख व्यवसायों में गिनी जाती है। देश भर में करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं और कई तरह की कृषि जलवायु भी। इतनी बड़ी संख्या में किसानों को अलग अलग जलवायु के हिसाब से उन्नत बीज उपलब्ध कराना निश्चित रूप से चुनौती भरा काम है। हमारे देश में रबी के दौरान 1 करोड़ 40 लाख क्विंटल गेहूँ, 1 लाख क्विंटल ज्वार, करीब 21 लाख क्विंटल काबुली चना, 1,10,000 क्विंटल उड़द, 60 लाख क्विंटल मूंग और 1,61,000 क्विंटल मसूर के अलावा 2.5 लाख क्विंटल सरसों के बीज की जरूरत होती है। सरकार और सरकारी संस्थाएं अपनी ओर से किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पर कुछ राज्यों में अनिश्चित और कम बारिश की वजह से रबी फसलों, खासतौर से दलहन और तिलहन की जल्द बुआई जरूरी हो गई है। इसी क्रम में 2022-23 के लिए दलहन और तिलहन के बीज का वितरण किया जा रहा है। मिनी किट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बीज निगम और नेफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों को दी गई है, जिसका खर्च राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की ओर से उठाया जा रहा है। मिनी किट कार्यक्रम का मकसद उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के बीच नई किस्मों को लोकप्रिय बनाना है। साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ में रेपसीड और सरसों के गैर पारंपरिक क्षेत्र को कवर करना है। पिछले साल के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में इन सभी फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। किसान सरकारी केंद्रों या फिर मान्यता प्राप्त बीज उत्पादकों से संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा अलग अलग संस्थानों या विश्वविद्यालयों की ओर से लगाए जाने वाले कृषि मेलों में भी अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध हो जाता है। सरकार ने किसान सुविधा ऐप भी बनाया है। इस पर जाकर आप अपने आसपास मौजूद डीलर से बीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा एम किसान पोर्टल पर जाकर भी उन्नत बीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी बीज से जुड़ी हुई, और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यादव, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि फसल की अच्छे उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से हम कहें तो जो अच्छे बीज है इनकी क्या अहमियत होती है, हमें जरा समझाएं। आपने जो कार्यक्रम के परिचय में ही बड़ा अच्छी तरह से बताया कि बीज के जो उच्च गुणवत्ता बीज से 15 से 20% तक की उत्पादकता बढ़ती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम किसान अपना खेत का बचाया हुआ बीज प्रयोग करते हैं तो आमतौर पर उसको जो भंडारण के समय विभिन्न कीड़े, कुछ जो बीमारियां आदि लग जाते हैं, और भंडारण भी सही अवस्था में नहीं होता है। कई बार जो नमी अधिक होती है, बीज को हम एक्सपोज कर देते हैं तो उसमें अंकुरण क्षमता और जो उसका जो तेज जो है वो बीज का नहीं रहता है, और उससे किसान को उसकी पैदावार घटती है। तो अगर उस तरह से किसान के बचाए हुए बीज को जो ढंग से नहीं रखा गया और हम अगर गुणवत्ता बीज लेते हैं तो विभिन्न तजर्बों के आधार पर ये पाया गया है कि 15 से 20% जो है पैदावार किसान को अधिक मिलती है। उसके अलावा अगर किसान भाई जो पुरानी किस्मों को छोड़ के जितनी नई किस्में जब आ रही हैं जिसमें कि उत्पादकता भी अधिक है और वो विभिन्न जो जलवायु परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है, तो उनको प्रयोग करने से लगभग 40% तक की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें किसान भाइयों को जो खेती के लिए जो बहुत ही आवश्यक चीज है, जैसे कि बताया गया है कि बीज जो है खेती का आधार है। अगर आपका बीज सही गुणवत्ता का नहीं है तो आप कितना भी खाद देंगे, पानी देंगे, दवाई लगाएंगे, बहाजोत करेंगे, वो सभी आपके जो खर्चे हैं, जो आपके प्रयास हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। तो इसलिए जो किसान भाइयों को बीज के लिए एडवांस में प्लानिंग करनी चाहिए, और ये नहीं कि आज मैंने सिंचाई की है और परसों मैं बिजाई करूंगा और आज मैं बीज की बात कर रहा हूं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत एडवांस में महीने पहले, उससे भी पहले जो सही स्रोत का बीज किसान भाइयों को लेना चाहिए। उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि बीज जो है फसल वही चुने जो आपके क्षेत्र के लिए वो फसल उपयुक्त है। बीज की जहां तक बात है तो बीज उसी किस्म का लो जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है। और दूसरा, जैसे कि समय पे बिजाई है या अगेती बिजाई है, पछेती बिजाई है, आपके खेत में लवणता अधिक है, आपके पास पानी की उपलब्धता कम है, तो उसके आधार पर विभिन्न किस्में जो हैं वो अनुमोदित की गई हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी कृषि विभाग के केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आईसीआर के संस्थान हैं, उनसे संपर्क करें और उसी के आधार पर बीज का चयन करें और वही बीज खरीदें। तो सही बीज का चुनाव करना बेहद जरूरी है और इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में अगर इस वक्त हम देखें परिस्थिति को तो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और कई फसलों के उत्पादन को अगर हम देखें तो आंकड़े बताते हैं कि हम अग्रणी देशों में से एक है, लेकिन उत्पादकता की कमी महसूस की जाती है कई फसलों में। ऐसे में बेहतर उत्पादकता के लिए भी अच्छे बीजों की क्या अहमियत है और इस दृष्टि से सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। भी डॉक्टर यादव ने बताया, मैं भी इसमें आगे ऐड करूंगा कि भारत सरकार की तरफ से किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध हो। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा में बात हुई कि अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी है और उसको सही रखरखाव से हम फसल का उत्पादन लेते हैं तो 40% तक उत्पादन बढ़ सकता है। ज़्यादातर फसलों में हम अभी आत्मनिर्भर हो गए हैं। केवल ऑयल सीड में, जिसको तिलहनी फसलें कहते हैं, उनमें हम लोग थोड़ा सा अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का प्रयास है कि तिलहन और दलहन में भी हमको आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए सरकार जो है किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और कहीं भी बीजों की कोई कमी नहीं है। किसान भाई चाहें तो हमारे जो राष्ट्रीय बीज निगम है, इसके अलावा हर राज्य में एक बीज निगम बना हुआ है। पूरे देश में करीब 18 बीज निगम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो हमारे हर राज्य में एक या एक से ज़्यादा राज्य कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग इन सभी फसलों का, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड हो या अन्य फसलें जो हमारे किसान भाई लेते हैं, उनकी उन्नत किस्मों का बीज तैयार करने का काम किया जाता है। और इनको क्या है, एक राष्ट्रीय समिति है, उस समिति के द्वारा इनको विमोचित किया जाता है और फिर उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। तो किसान भाई अपने क्षेत्र में जो फसलें ली जा रही हैं, उन फसलों के कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं,
उनको चयनित करें, और उनको चयन करने में अगर उनको कुछ समस्या है तो लगभग हर राज्य में हर जिले स्तर पे जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, वहां पे वैज्ञानिक उपलब्ध सहायता ली जा सकती है, उनसे सहायता ले सकते हैं, जानकारी हासिल की जा सकती है, ले सकते हैं। और अगर उन बीजों को बोएंगे आप जी और पुरानी जो बीज है उनको छोड़ेंगे तो निश्चय ही बीज में आपके टोटल उत्पादन में 25 से 40% तक वृद्धि होगी। और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि बीज अगर आप अच्छा लेते हैं तो कई बार आप बाकी इनपुट कुछ कम भी हो जाए तब भी उत्पादन अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और आपने बाकी इनपुट जैसे खाद है, पेस्टिसाइड है, उनका ज्यादा पैसा खर्च किया तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलता। इसलिए मैं किसानों से इस फोरम से इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा कि बीज की भूमिका है वो काफी अहमियत रखती है। डॉक्टर पांडे, यहाँ पर मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि बीजों की भूमिका को लेकर ही कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि परिस्थितियां बहुत ही अलग तरह की होती है। कहीं पर हम देखते हैं कि पानी की कमी है, कहीं हम देखते हैं कि किसी फसल में लगातार किसी तरह के रोग की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। तो क्या बीजों के चुनाव के जरिए भी हम जो खेती में आती है इस तरह की समस्याओं, इससे छुटकारा पा सकते हैं? जी मैडम, हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि इस तरह की जो समस्या अभी किसान भाइयों के लिए बता रही हैं मैडम, उसमें विभिन्न जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं और आईसीआर के संस्थान हैं उनमें रोग प्रतिरोधक प्रजातियां, इसी तरह कीट प्रतिरोधक प्रजातियां, और अभी इससे भी आगे हमें बीड्स जो खरपतवार हैं उनसे भी प्रतिरोधक प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। और राष्ट्रीय बीज निगम जिसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार ने इसी उद्देश्य के साथ की थी कि जो हमारे कृषि विश्वविद्यालयों से, आईसीआर संस्थानों से जो शोध करके प्रजातियां निकाली जाती हैं उसको हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके और ज्यादा बना के किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि वो बीजों का चुनाव करते हुए जैसा कि अभी श्रीवास्तव साहब ने और यादव साहब ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है बीजों का, करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि अगर उनके पास पानी की जो है कमी है तो जो सूखारोधी किस्में हैं उनका चुनाव करें। अगर बीमारी उस क्षेत्र में अधिक लगती है तो जो बीमारियों के प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उनका चुनाव करें। बिल्कुल, यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों के लिए भी विशिष्ट बीज मौजूद हैं, बस आपको उनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी उनका चुनाव आप कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यादव, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि अक्सर किसानों को यही सलाह दी जाती है कि उन्नत किस्मों का चुनाव करें, उन्नतशील बीजों का चुनाव करें, तो इसका अर्थ हमें समझाए, उन्नत बीज कौन से होते हैं? उन्नत बीज जो हम चाहे उनको सर्टिफाइड बीज की बात करें या जैसे आजकल जो ट्रुथफुली लेबल्ड सीड भी बेचते हैं, तो उसमें जो संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए जिस तरह से जो बीज की पहली अवस्था जो होती है, जो कि संस्थान के लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पे हम करते हैं, उसको हम प्रजनक बीज कहते हैं, जो कि जो कंसर्न उसका जो किस्म का प्रजनक है, वैज्ञानिक है, उसी के कंट्रोल में वो बीज हमारे सरकारी संस्थानों में ही उसका विकास किया जाता है, उसको उत्पादित किया जाता है। और ये प्रजनक बीज राज्यों के द्वारा विभिन्न राज्यों की डिमांड पर, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड पे और कृषि मंत्रालय में जो है उनके कोऑर्डिनेशन से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान और हमारे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा ये पैदा किया जाता है। तो हर स्टेट की एक सीड रोलिंग प्लान 3 साल एडवांस में बनती है और जो प्रजनक बीज की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो 3 साल पहले आती है। उस प्रजनक बीज को पैदा करने के बाद हम जिन जिन लोगों की मांग होती है उनको उस बीज को उपलब्धता कराई जाती है। उसकी अगली जो स्टेज है उसको हम फाउंडेशन या आधार बीज कहते हैं और विभिन्न संस्थान हैं उसमें, जैसे कि अभी डॉक्टर दिलीप ने बताया कि हमारे 17-18 जो सीड कॉरपोरेशन राज्यों में हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय बीज निगम, उसके अलावा लगभग 45-46 जो हमारे आईसीआर के संस्थान और 50-51 जो हमारे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये काम करते हैं। इसके साथ साथ लगभग 550 जो प्राइवेट सीड कंपनीज और 5 जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी सीड पे काम करती है। ये सभी जो आपके आधार बीज का उत्पादन करती हैं, उसके लिए रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, जो गुणवत्ता के लिए जो हमारा रेगुलेशन है, वो डॉक्टर दिलीप विस्तार से बताएंगे। उसके बाद जो
जो आधार बीज को हम उसको सर्टिफाइड सीड में लेते हैं, तो यही संस्थाएं जो मैंने बताया ये सभी उसका सर्टिफाइड बीज उत्पादन करते हैं। तो इसमें जो गुणवत्ता की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे जो बीज हमारी राज्यों की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें सीड टेस्टिंग लैब का इन्वॉल्वमेंट है, और खेत के शुरुआत से बिजाई से लेके कटाई तक, प्रोसेसिंग प्लांट तक विभिन्न जो गुणवत्ता के मानक हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उसी के लिए उसको हम गुणवत्ता युक्त बीज कहते हैं कि वो जो जेनेटिकली प्योर सीड, आनुवांशिक दृष्टि से जो प्योरिटी का बीज हमें प्रजनक बीज मिला था, उसी को आधार मानते हुए उसकी गुणवत्ता को, उसकी आनुवांशिकी को मेंटेन करते हुए जो बीज किसानों तक पहुंचता है उसको हम जो है क्वालिटी सीड, गुणवत्ता वाला बीज बोलते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, यहाँ पे मेरा सवाल यह है कि जब इतनी तरह की संस्थाएं मौजूद है, इतने सारे विकल्प किसानों के सामने हैं और इसके साथ साथ उनके नजदीकी दुकान भी मौजूद है, जो विक्रेता है वो मौजूद है, डीलर्स भी मौजूद है, किसानों के सामने सवाल ये उठता है कि वो बीज प्राप्त कहां से करे, कहां से खरीदे, और उन्हें सुझाव ये दिया जाता है कि प्रमाणित स्रोत से खरीदे। प्रमाणित स्रोत का अर्थ क्या है और इसके क्या लाभ हैं? जैसे डॉक्टर यादव से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी, चर्चा में बात कर रहे थे, तो प्रमाणीकरण संस्थाएं हमारे यहाँ पूरे देश में 26 संस्थाएं काम कर रही हैं, जो ब्रीडर के बाद जो आधारी बीज है और जो प्रमाणी बीज है उसके प्रमाणन का काम करती हैं। जी जी। ये संस्थाएं जो हैं भारत सरकार स्तर से इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। मतलब हर एक क्रॉप के अंदर कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, कितने प्रतिशत उसका अंकुरण होना चाहिए, कितने प्रतिशत उसकी भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, कितने प्रतिशत उसके अंदर आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, ये सब भारत सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है। पहले से इसके बारे में एक ब्लू बुक है, उसमें सारे डिटेल दिए गए हैं और ये किताब हम सभी प्रमाणीकरण संस्थाओं को देते हैं। तो उसके आधार पे वो उसका फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, उसका लेबोरेटरी इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर बीज की लेबलिंग होती है। लेबलिंग मतलब बीज के ऊपर एक लेवल लिखाया जाता है, उसमें लिखते हैं कि इसके अंदर कितने प्रतिशत इसका अंकुरण है, कितने प्रतिशत इसके अंदर फिजिकल प्योरिटी है, जेनेटिकल प्योरिटी है, सब कुछ उस पर लिखा जाता है। तो किसान भाई जब भी बीज खरीदें तो या तो बीज लें, उसका जो है एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक हमारी जो 25 राज्य लेवल पे सर्टिफिकेशन एजेंसी काम कर रही है, वहां से उसका प्रमाणन होना चाहिए। अगर वहां से नहीं हुआ है तो हमारे सीड एक्ट में प्रोविजन है कि लेबलिंग कंपलसरी है, सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। तो जो भी किसान बीज खरीदते हैं वो ये देखें कि उसकी लेबलिंग जो हुई है वो ठीक ढंग से है या नहीं है। कई बार किसान भाई खुला बीज ले लेते हैं, वो लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी लें वो जो हमारी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं वहां के जो आउटलेट्स हैं या बीज निगम है उनके आउटलेट्स हैं, वहां से लें। सभी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी अपना बीज बेचते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनको की सीड डीलर लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी आदमी, कोई भी जो है विक्रेता डायरेक्ट बीज नहीं बेच सकता। उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उसको पहले राज्य सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जब वो उनके मापदंडों को पूरा करता है तभी राज्य सरकार उनको बीज बेचने का लाइसेंस प्रदान करती है। तो जब भी लें किसी मान्यता प्राप्त विक्रेता से ही बीज खरीदें। जी। तो यहाँ पे डॉक्टर पांडे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी किसान ने प्रमाणित स्रोत से बीज खरीद लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर बीज खराब निकल आए, जिसमें कि बीज बुआई कर देने के बाद किसानों को कई बार पता चलता है कि फसल अच्छी नहीं हुई है या जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं हो पाए हैं अच्छे से, ऐसे स्थिति में किसान क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या उपाय है? इसके लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, जैसा अभी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ने बताया कि बीज हमेशा विश्वसनीय संस्थाओं से लें, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, भारतीय ICAR के संस्थान है, या फिर कृषि विश्वविद्यालय से लें, या फिर राष्ट्रीय बीज निगम के 10 क्षेत्रीय कार्यालय और लगभग 50 एरिया ऑफिस विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपना, जैसा श्रीवास्तव साहब ने बताया कि डीलरशिप देते हैं अधिकृत दुकानदारों को जिनके पास राज्य सरकार से लाइसेंस होता है, उनको देते हैं। उस तरह का वहां से अगर विश्वसनीय स्रोतों से बीज लेंगे तो उनको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात हम किसानों को यह बताना चाहेंगे कि बीज को जो आप अच्छी संस्थाओं से या विश्वसनीय संस्थाओं से बीज लेते हैं वो तो ऑलरेडी ट्रीटेड होता है, जो कि इनमें जो हमारे रेगुलेशन है उसमें सीड ट्रीटमेंट की वो दी गई है। लेकिन आप अगर कहीं अपने घर का बीज बोते हैं या कहीं से अनधिकृत जगह से आप बीज लेते हैं तो उसका आप उपचार जरूर करें। उसके लिए एक दवा जो है थायरम आती है, जो है 2 ग्राम प्रति kg के हिसाब से, तो उसको जरूर मिला लें।
जिससे कि जो जमाव संबंधी जो समस्याएं आती हैं, मेजर जो है, जैसे नर्सरी वाली फसलों में बात करें तो उसमें डैम्पिंग ऑफ प्रॉब्लम आती है, इसको हिंदी में पौध गलन बोलते हैं। तो किसान भाई उसमें देखते होंगे कि नीचे से जो है कभी कभी अर्ली स्टेज में आती है तो जमने के पहले ही जो है बीज हमारा खत्म हो जाता है, और कभी कभी लेटर स्टेज में आती है तो अपना नर्सरी निकलने के बाद जो है वो पौधे हमारी खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा जमाव प्रभावित हो जाए। बिल्कुल। तो दूसरा बुआई से पहले बीजोपचार करना बेहद जरूरी होता है। इससे कई तरह की जो मिट्टी जनित बीमारी होती है या बीज जनित बीमारी होती है, इससे बचाव हो जाता है और फसल को नुकसान नहीं होता। इसके अलावा भी रवि बीज को लेकर हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन विचार विमर्श कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रवि बीज की तैयारी, बीज से समृद्धि विषय पर, और ऐसे में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर डॉक्टर डीके यादव, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अच्छे बीज की पहचान करने का क्या कोई तरीका है? क्या किसान किसी भी तरह से ये पहचान कर सकते हैं जो बीज उन्होंने खरीदा है वो अच्छे हैं? हाँ, जैसे एक तो बताया कि जो आपका स्रोत है बीज का, उसकी विश्वसनीयता एक सबसे बड़ी पहचान है कि आप जहाँ भी, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न संस्थान हो परिषद के, उसके अलावा केवीकेज में है, हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, राज्य बीज निगम है, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, तो आप किसान को उसकी विश्वसनीयता पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और इनमें ज़्यादातर जो हैं उनकी विश्वसनीयता ठीक है। उसके अलावा जैसे टैग की बात की गई, लेबल की बात की गई, तो हर एक थैली पर एक टैग है। डॉक्टर दिलीप ने बड़ा विस्तार से बताया क्या क्या पैरामीटर उसमें होते हैं। उसके अलावा एक उसकी वैलिडिटी भी होती है सीड की, कि जैसे जब सीड को हम शुरू में जो प्रोसेसिंग के बाद भरते हैं वो तो उसकी वैलिडिटी 9 महीने की होती है। तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि ये उसकी मियाद पूरी हो चुकी है या अभी उसमें समय है। कई बार जो कुछ एक तत्व हैं जो एक्सपायर्ड सीड को दे देते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से वो जमेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी अंकुरण क्षमता कम रहेगी, और जो तेज जो होता है, ओज होता है पौधे का, वो कम रहेगा, और उसमें उस तरह का जो फुटाव है फलियों का या बालियों का आना वो कम रहता है। तो वो चीज ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर किसान भाई अपने लेवल पे ये देखना चाहे, जो एक बड़ा अच्छा टेस्ट है जो अंकुरण के लिए हम करते हैं, तो जैसे किसान भाई बीज लेके आते हैं, जैसे मैंने बताया व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। तो जैसे एक अखबार की विधि है, एक जो हमारी टाट बोरी होती है उसकी विधि है, उसमें किसान भाई जैसे बोरी को गीला करके उसमें लगभग 100 सीड वो उस वैरायटी के रखेंगे, चाहे उसी बोरी पे 2-3 जगह रख के, और उसको बोरी को ढक देंगे, और जो कमरे का तापमान है अगर उसी तापमान में उसको हम 5-6 दिन छोड़ते हैं तो उसमें वो बीज अंकुरण हो जाता है। इसी तरह अखबार के बीच में भी हम उसको कर सकते हैं कि अखबार की मोटी परत बना के उसको गीला करके उस पर बीज गिनती के रख देते हैं, और हम एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि उसमें कितने बीज अंकुरित हुए। तो अगर उसमें सभी बीज अंकुरित हुए, आमतौर पर हर एक किस्म का, हर एक जो फसल का अंकुरण की मिनिमम क्षमता है, एक रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी, अगर उससे बेटर है तो किसान भाई निश्चिंत रहें कि वो बीज की गुणवत्ता अच्छी है। अगर उसमें कमी है तो उसको निश्चित रूप से उस डीलर के पास जहां से उसने बीज खरीदा है, और ध्यान ये रखें कि जब भी थैली को खोलते हैं तो एक तो जो रसीद आपने दुकान से ली, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, उस रसीद को किसान भाई संभाल के रखें। दूसरा जो उसके थैली के ऊपर जो टैग और लेबल की हम बात कर रहे हैं उसको किसान भाई अवश्य रूप से संभाल कर रखें, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से ये 2 ही जो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो किसान भाइयों को आगे अगर कोई
कोई नुकसान भरपाई में सहायता करते हैं। अगर वो दिक्कत आती तो उस संस्था पे जाए, उस दुकान पे जाए कि साहब आपका ये बीज है, इसमें कमी है, मुझे बीज बदल के दीजिए। निश्चित रूप से वो आपकी मदद करेंगे और अगर वो सही है तो किसान भाई आगे अपना बीज बो सकते हैं। इसी तरह जो घर का बचा हुआ बीज है उसमें भी यही प्रक्रिया अगर किसान भाई अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी किसान भाइयों को जमवार की और जो आगे फसल के बढ़वार आदि की समस्याएं नहीं आती। बिल्कुल, तो घर के बना जो बीज है उसका जिक्र आपने किया और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे कि कई किसान बीज उत्पादन में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में जो स्वयं बीज उत्पादन कर रहे हैं किसान, उनके बीजों को प्रमाणित करने का यानी सर्टिफाइड करने का भी क्या किसी तरह का प्रावधान है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जो भी हमारी प्राइवेट संस्थाएं या सहकारी संस्थाएं बीज उत्पादन कार्यक्रम में लगी हुई हैं, उनको पहले तो बीज का स्रोत मालूम करना पड़ेगा कि उनको बीज कहाँ से लेना है। पहले उनको ब्रीडर सीड लेना पड़ेगा, जिसको कि प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीज क्या होता है? जिस वैरायटी को, जिस प्रजाति को जिस भी राज्य स्तर के या फिर केंद्र स्तर के ICAR इंस्टीट्यूट ने तैयार किया, डेवलप किया है, वहां से इनको इसका ब्रीडर सीड लेना पड़ेगा। उसके लेने से पहले क्या होता है, एक हमारे इंडेंटिंग प्रोसेस होती है। तो मंत्रालय स्तर से सभी राज्यों को, सभी संस्थाओं को हम बीज का इंडेंट करते हैं जी। ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज का इंडेंटिंग करते हैं। अगर उनके पास ब्रीडर सीड है तो उस ब्रीडर सीड को ले जाकर वो जो हमारी 25 राष्ट्रीय लेवल पे 25 स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसीज काम कर रही हैं, राष्ट्रीय राजकीय बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं काम कर रही हैं, वहां पे जाकर वो अपने बीज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फाउंडेशन सीड उत्पादन करने के लिए जी। तो वो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ 3 जनरेशन फॉलो होती है, मतलब 3 जनरेशन तक वो बीज का उत्पादन कर सकते हैं। पहला फाउंडेशन सीड होगा, आधारी बीज 1 बनेगा, फिर आधारी बीज 2 बनेगा, फिर उसके बाद सर्टिफाइड सीड प्रमाणीकरण बनेगा। इस प्रमाणीकरण बीज को हम जो है किसानों को वितरित करते हैं। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, इसमें फील्ड लेवल पे होता है, फिर लेबोरेटरी लेवल पे होता है। ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रीडर सीड के बाद से शुरू होती है, फिर आधारी बीज बनता है, फिर आधारी बीज 2 बनता है, उसके बाद फिर प्रमाणिक बीज बनता है। तो जो प्रमाणिक बीज होता है इसको हम किसानों को वितरित करते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होती है और किसानों की जानकारी के लिए कि इसमें कितना जमाव है, कितना अंकुरण है, कितना इसकी फिजिकल प्रोपर्टी है, ये सब क्या है हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर हमने लेवल डिसाइड कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर पांडे, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा भी क्या इस तरह के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए या जागरूक करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो किसान है वो समूह बनाकर बीज उत्पादन के कार्य में लगे और एक उद्यमिता विकास हो? जी मैडम, हम किसान भाइयों को अपने बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम शुरू से ही, अभी हमारे पास 4 फार्म हैं और लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि है जिस पर हम अपना बीज उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हम किसानों के खेत पर, किसानों के फील्ड पर चुनिंदा किसान जो होते हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनके यहाँ भी बीज उत्पादन कराते आए हैं जी। जिससे कि किसानों को, जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि उनको फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करना होता है, तो अगर सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करना होता है तो उनको हम फाउंडेशन बीज देते हैं जी। और बीच बीच में हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी हैं, उनका वो विजिट करते हैं, उसमें जो भी समस्याएं आती हैं रैगिंग वगैरह कराते हैं। इसके साथ ही जो अभी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की बात कर रहे थे श्रीवास्तव साहब, सीड सर्टिफिकेशन के अधिकारी भी उसको विजिट करते हैं और मानकों को पूरा करते हुए बाद में हम किसानों से उसको, एक जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति है, हमारी एक वेल डेवलप पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत उस बीज को हम ले लेते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद और जो भी प्रोसेस है, प्रोसेसिंग, पैकिंग, टेस्टिंग वगैरह कराने के बाद उसको हम लोग पैक करके फिर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो बीज उत्पादन भी करें। यहाँ पर रबी के फसलों की अब बात करते हैं तो डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि रबी की बुआई शुरू हो चुकी है और कई किसान अब तक बुआई कर चुके हैं। अभी किसानों के पास किन किन फसलों की बुआई का समय है और कब तक समय है, ये बताएं।
देखिए, जैसे पहली एक तिलहन फसल रबी में प्रमुख होती है सरसों, तो सरसों की बिजाई आमतौर पर अगर हम 20 से 22 नवंबर तक करते हैं तो ठीक रहता है। फिर भी कुछ किसान भाई अगर नवंबर के अंत तक भी करते हैं तो उसमें उनको ध्यान रखना है कि वो जो पछेती बिजाई के लिए जो किस्में अनुमोदित की गई हैं उन्हीं किस्मों को लगाएं। जैसे सरसों में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 3-4 किस्में हैं जो कम अवधि में पकती हैं, क्योंकि जितना लेट लगाएंगे तो बाद में एक तो उसमें सफेद रोली की समस्या आती है, तेले की समस्या आती है, और जो फरवरी में तापमान बढ़ता है तो वो जो दबाव के कारण वो पकती है, उसमें पैदावार और बीज जो तेल की मात्रा कम होती है। तो उसमें पूसा सरसों 26 है एक, इसी तरह 25, 27, 28 है एक हमारे भरतपुर जो संस्थान है सरसों अनुसंधान का, उसमें NRC HB 101 है, ब्रिजराज है, राधिका है, और इसी तरह DRMR 150-35 है तथा पंतराई 20 है। तो यही किस्में अगर किसान भाई कोई सरसों लगानी है तो इन्हीं जो कम अवधि में और पछेती किस्मों को लगाएं। उसके बाद गेहूं की फसल है, तो क्योंकि गेहूं की फसल का अभी सीजन है तो उसमें ढेर सारी जो विभिन्न जो जोन है, क्षेत्रीय जोन है, उनके लिए किस्में हैं। तो अगर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में बात करें तो इसमें जो समय पे बिजाई करने वाली और तापमान के प्रति प्रतिरोधी जो किस्में रिकमेंड की गई हैं तो उनमें मुख्य तौर पर जैसे कि DBW 303 है, DBW 187 है, ये किस्में जो हमारा गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान है करनकाल का वहां से है, और पूसा की किस्में हैं जैसे HD 32-26 है, इसी तरह से HD 30-86, HD 29-67, और कुछ एक कृषि विश्वविद्यालयों की भी अच्छी किस्में हैं जो कि इन्हीं पिछले कुछ वर्षों में हैं, और कुछ नई किस्में जो पिछले 1-2 साल में हुई, इसमें जैसे DBW 327, 332 आदि किस्में हैं। तो किसान भाई अगर इन नई किस्मों को लगाते हैं गेहूं में तो निश्चित रूप से उनको पैदावार अधिक के बारे में आपने बताया जिनका चुनाव किसान अभी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे कि तिलहन के मामले में जैसा कि आपने कार्यक्रम में पहले भी हमें बताया है कि हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, अभी भी हमें खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। तो ऐसे में खासतौर पर अब सरसों जो है मुख्य फसल है रबी की, जानना चाहेंगे आपसे कि तिलहन की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। तिलहन की फसल को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ एक मिशन चल रहा है, उस मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं और उसकी गाइडलाइंस जो है वो सभी राज्यों को सर्कुलेट कर दी गई हैं। तो राज्यों का अब ये काम है कि उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करें और किसानों को क्या क्या सुविधाएं तिलहन फसलों के लिए दी जा सकती हैं उससे उनको अवगत कराएं। उनको कैंपेन करने के लिए कहा गया है कि वो जो है किसानों के साथ मिलें, सम्मेलन करें, जिससे कि तिलहन की फसलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा क्या है, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे हमने ऑयल पाम के प्लांट्स को इंपोर्ट करने की परमिशन भी दी है। तो कई सारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो ऑयल पाम को इंपोर्ट कर रही हैं। तो जिस तरह से ऑयल पाम का इंपोर्ट हो रहा है तो बहुत दिन दूर नहीं जब हम ऑयल सीड्स में भी मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसके आगे मैं कहना चाहूंगा कि इसके अलावा किसानों को उन्नतशील बीज जो हमारे मतलब तिलहनी फसलों के हैं उनको भी देने का काम हो रहा है। तो किसानों को हर तरह से सहायता दी जा रही है कि हम आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी तिलहन में भी सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार पूरे प्रयास कर रही है। जी डॉक्टर पांडे, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बीज निगम की ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर तिलहन गेहूं की बात करें तो इनको बढ़ावा देने के लिए, और रबी के लिए इस मौसम के लिए किस तरह की व्यवस्था है? हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार की एक योजना जो NFSM की चलती है वो दलहन फसलों के लिए भी है और तिलहन फसलों के लिए है, जिसके अंतर्गत किसानों को हम विभिन्न राज्यों में मिनी किट वितरित कर रहे हैं। और मिनी किट में उन प्रजातियों का चुनाव किया जाता है जो कि हमारी 10 साल के अंदर की रिलीज हुई वैरायटियां, जो पुरानी वैरायटियां हैं उनको उसमें हम निकाल देते हैं, और जो उन्नत प्रजातियां हैं 10 साल के अंदर उनको जो है हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं और उनको उन्नत तकनीकी ही देते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लगभग 60 फसलों की 627 प्रजातियों का बीज उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध करा रहा है, जिसमें दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, इसके अलावा सब्जियों की फसलों के भी बीज हम उपलब्ध कराते हैं। सब्जियों की फसलें के अलावा हमारे पास नर्सरी भी है, पौधों की नर्सरी है, जो कि हम अपने फार्मों से पौधों का उत्पादन करके किसानों को उन्नत किस्म के पौधे भी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, तो बीजों के साथ साथ पौधों के लिए भी राष्ट्रीय बीज निगम से संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर यादव, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो चना मसूर जैसी फसलें हैं उनके लिए कौन सी अच्छी किस्में जो हैं वो इस वक्त मौजूद है और किसानों को आप सुझाव देना चाहेंगे?
चने में जैसे अभी क्योंकि लगभग कुछ समय पर भी और कुछ पछेती भी अवस्था अभी आ जाएगी, तो उसके हिसाब से जैसे अगर हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो जैसे हरियाणा से एक नई किस्म अभी आई है, हरियाणा चना 7 है। इसी तरह पूसा की एक पूसा चना 4005 किस्म है और एक कानपुर की हमारी किस्म है IPCC 4-14। तो इसी तरह जो मध्य भारत में है पूसा की एक किस्म है 20-211, एक नांदयाल चना है, जवाहर ग्राम 24 है। और साउथ की बात करें तो पूसा की 2 किस्में हैं, पूसा 3062 और पूसा 10-216। तो इन किस्मों को अगर किसान भाई लगाते हैं, ये सभी नई किस्में हैं और इनकी बीज की उपलब्धता जो क्षेत्रीय हमारे जो राज्यों के बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम पर निश्चित रूप से आपको उपलब्ध होगा, तो उपलब्धता रहेगी। तो इन जो नई किस्मों की जो खासियत यही है कि इनमें जो एक तो हम बार बार कहते हैं कि मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, तो जितनी अभी हमने पिछले 8 साल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे जो तंत्र है जिसमें हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, संस्थान, हम पूछा जो हमारे जितने भी संस्थान हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, तो 2122 किस्में हमने लगभग 80 फसलों की विकसित की हैं, जिसमें से 1752 किस्में हैं वो जो वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता है उसमें, चाहे किसी में गर्मी के लिए है, किसी में आपके पानी भराव के लिए, कहीं सूखे के लिए, कहीं बीमारी, कीड़ा, लवणीयता, क्षारीयता, तो सभी किस्मों में कोई न कोई जो है गुणवत्ता मौसमी प्रतिरोधता को सहन करने की है। तो किसान भाई जितनी नई किस्में लेंगे कि पुरानी किस्मों को छोड़कर, और अभी हमारा जो प्रयास है मंत्रालय लेवल पे भी हम जितनी भी 10 साल की पुरानी किस्में हैं उनको सरकार सब्सिडी वगैरह से बाहर निकाल रही है। तो जितने भी जो उत्पादन की संस्थाएं हैं उनका भी प्रयास है कि नई किस्में आए। तो उनमें 2-3 जो बातें हैं, एक तो उनकी पैदावार अधिक है, दूसरा जो हमारा मौसमी परिवर्तन है, जैसे भी जो दबाव की स्थिति आती है उसको सहन करने की क्षमता है, तो पैदावार कम नहीं होती। और जो बायोफोर्टिफाइड किस्में भी अभी लगभग 80 के आसपास किस्में, सबसे ज्यादा गेहूं में है 28 किस्में, जिसमें कि आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा अधिक है। तो जिस तरह की जो माल न्यूट्रिशन की समस्या हम अपने देश में देखते हैं, तो इन बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज को भी जो विभिन्न फसलों में हैं उनको भी किसान भाई अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से उससे उनके परिवार को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आम जन को भी देश का उसका फायदा होगा। और उसकी खासियत यह है कि जितनी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज है उनमें पैदावार उतनी है जितनी आपकी जो नॉर्मल वैरायटीज है, उसमें पैदावार पे कोई किसी तरह की पेनल्टी नहीं है। तो किसान भाइयों को उसके लिए भी आगे आकर और संस्थान पर जाकर खास तौर पर बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज की भी बात करनी चाहिए और उनको लगाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो उन्नत किस्में हैं, नई किस्में हैं, ये कई तरह की खूबियां अपने आप में लिए हुए हैं। किसानों के सामने जो चुनौतियां आती है उसे ध्यान में रखते हुए इन्हें विकसित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो देसी किस्में हैं, जो पुरानी किस्में हैं, उनको संरक्षित करने की भी लगातार बात की जाती है। तो पुराने जो बीज है, जो मूल बीज है हमारे यहाँ के, उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो हमारे यहाँ जो इतनी भी पुरानी किस्में हैं उनको भी हम संरक्षित करते हैं और हमारे यहाँ एक योजना भी है। उस योजना के तहत पुरानी बीजों को या पुरानी जो हमारी प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का काम किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं जितनी भी वैरायटियां हैं, जितने भी बीज हैं, जितने भी जीनोम्स हैं, इनको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक NBPGR ICAR का संस्थान है। वहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा एसेशन आलेजी संरक्षित कर रखे हैं। तो कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसको लेके हम आगे प्रजनक प्रोग्राम हमारे जो होते हैं नई नई वैरायटियों को डेवलप करने के लिए, उसमें उन वैरायटियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपने पूछा इसकी मतलब नई जो किस्में हैं उनको तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारी पुरानी किस्में हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर हुआ करते थे, कुछ विशेष गुण हुआ करते थे, उनको संरक्षित करने का काम भी हम साइड बाय साइड कर रहे हैं। तो भारत सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जो है तैयार है। कोई भी प्रजाति हम जो है वो उसको नष्ट होना नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर यादव को जोड़ना चाहते हैं आप इसमें? हाँ, इसमें जैसे डॉक्टर दिलीप ने जो बताया कि जैसे हमारा नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली में है, ICAR का संस्थान, तो उसमें अभी जितने भी हमारा जो भी जर्म प्लाज्म है, जितनी वैरायटीज है, उनको संरक्षण का कार्य करते हैं। और उसमें जो -20 पे हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें उसकी जो अंकुरण क्षमता, उसकी वायबिलिटी वो खत्म नहीं होती। तो अभी उसमें
4.62 लाख एक्सेशंस हमारे पास हैं और उसमें 96,000 के आसपास जो किसानों की, जो आपने जिन किस्मों की बात की कि जो पुरानी किस्में थी, ट्रेडिशनल वैरायटीज थी, गुणवत्ता की बात डॉक्टर दिलीप कर रहे हैं, तो वो 96,000 एक्सेशंस ऐसे हैं जो हमारी परंपरागत किस्में हैं, वो भी उस 4.62 लाख में हैं। उसके अलावा एक हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी है जो कि मंत्रालय के अंडर आती है, वो भी किसानों की किस्मों को रजिस्टर करते हैं और उन किसानों को अधिकार देते हैं कि वो उन किस्मों को बोएं, उसका कॉमर्शलाइजेशन करें, और वो उनको अधिकार देते हैं जिससे कि उनको उससे आने वाला फायदा भी मिले और वो किस्में संरक्षित भी रहे। और उसके लिए ये संस्थान जो PPFR है वो किसानों को जो पुरानी किस्मों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अवार्ड भी देती है और किसानों को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, ये तो बेहद ही अच्छी बात है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सब्जियों की बात की है कि राष्ट्रीय बीज निगम में सब्जियों के बीज और पौधे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। रबी मौसम के लिए खास तौर पे कौन कौन सी सब्जियों के बीज यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं? रबी मौसम में हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अभी जो अगर जिन किसान भाइयों ने प्याज की नर्सरी नहीं डाल ली है, नर्सरी अविलंब डाल दें, क्योंकि प्याज की नर्सरी जो है 2 महीने में लगभग 50 दिन के बाद 50-60 दिन लग जाते हैं तैयार होने में। इसके अलावा जितनी अभी अपने पास पत्तियों वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई जो है, और ये इसका सबका बोने का टाइम है, इसको किसान भाई जो है बो सकते हैं। मूली के बोने का समय है। अगर किसान भाई गाजर नहीं बोए हैं तो गाजर थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप मेड़ों पे जो है उसको बो सकते हैं, मेड़ों पे बुआई कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ सब्जियों के जितने भी, जैसे धनिया के बीज हो गए, मूली को हो गए, मेथी को हो गए, ये हम छोटे छोटे पैकेट में भी किसानों को किचन गार्डन पैकेट भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि हमारे आप राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्यालय के काउंटर से या देश में जो विभिन्न काउंटर हैं, इसके साथ साथ किसान भाइयों किसानों के जो सीड डीलर हैं, डीलर्स को दिया गया है। अभी हमारे विभाग ने एक अलग से कैंपेन शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो था कि किसानों को कम मूल्य में अच्छा से अच्छा बीज मिला जाए, तो जो भारत सरकार ने FPOs बनाए, FPOs के माध्यम से हम उनको डीलर बना रहे हैं, और जिससे कि FPO से जो किसान जुड़े होते हैं उनको बेहद कम मूल्य में और उच्च क्वालिटी का बीज मिलेगा, जिससे किसानों को जो बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रयास कई स्तरों पर किए जा रहे हैं, और इसी विषय पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है रबी बीज की तैयारी, बीज से समृद्धि। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे कि बीज जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण आदान है और किसानों की लागत के लिहाज से देखें तो इसमें काफी खर्च आ जाता है। इस खर्च को कम करने के लिए, किसानों की लागत को कम करने के लिए बीज के मामले में किस तरह की आर्थिक सहायता किसानों को मिलती है? इसमें भारत सरकार जो है कई बार सब्सिडी के आधार पर भी किसानों को बीज का वितरण करवाती है राज्य सरकार के माध्यम से जी। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा में सामने आया कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय बीज निगम के ऑफिसेस हैं और बहुत सारे जो स्टेट कॉरपोरेशंस हैं, राज्य बीज निगम हैं और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके जो काउंटर्स हैं, उनके जो आउटलेट्स हैं, वहाँ पे किसानों को बहुत ही उचित दाम पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। तो किसान भाई वहाँ पे जाकर उत्तम क्वालिटी का बीज उचित मात्रा पे ले सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अच्छी खासी पैकिंग करके, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग करके किसानों को लुभाने का काम करते हैं। कई बार उसके अंदर उतना अच्छा बीज नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका बीज खराब होता है। बहुत सारे छोटे कंपनियां या कोई जो होते हैं फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स हैं, जिनको एक साल बेचा और नेक्स्ट साल उनको नहीं दिखना, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं जो अपने लाभ के लिए काम करती हैं, किसानों के लाभ के लिए कम काम करती हैं। उनसे किसानों को बचना चाहिए और ऐसा ही बीज खरीदें जिसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग हो जी। आपका जो प्रश्न था उसमें मैं आगे और जोड़ना चाहूँगा कि
हम लोगों ने, भारत सरकार ने हर बीज के ऊपर जो लेबलिंग का प्रावधान किया है, उसका कारण यही है कि किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज मिले, और अगर उस क्वालिटी में कोई कमी आती है तो पेनाल्टी का भी प्रावधान है। अच्छा, आप जो हमारा किसान है उसके साथ अगर कोई चीटिंग होती है, उसको अगर उच्च क्वालिटी का बीज जैसा कि लेबल पे लिखा है वैसा नहीं मिलता है, तो वो जिला स्तर पे जो उप निदेशक कृषि होते हैं, उप निदेशक कृषि के पास जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और वो उस बीज को फिर से टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा। किसान के अलावा जो राज्य स्तर पे बीज इंस्पेक्टर काम करते हैं, वो समय समय पे जितने भी आउटलेट्स हैं जहाँ पे बीज बिकता है वहां जाके सैंपलिंग करते हैं, और सैंपलिंग करके इसको, जो हमारे देश में लगभग 170 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर भेजते हैं टेस्टिंग करने के लिए। अगर वो टेस्ट में बीज उनका ठीक आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज उनका बीज अगर ठीक नहीं आ रहा है, उसमें जो मानक है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर भी पेनाल्टी का प्रावधान है, यानी जुर्माना उन पर जुर्माना लगाया होता जाता है, उनको जुर्माना होता है, कई बार उसमें जेल तक हो सकती है। जी, तो किसानों की समस्या के निवारण के लिए बहुत ही दुरुस्त जो है वो व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो किसान हैं उन्हें सब्सिडाइज्ड यानी कि कम दाम में बीज मिले, ये भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि ये लागत का सवाल है। बीज के मामले में किसानों की लागत और भी कम हो सकती है अगर वो बीज उत्पादन करे। तो ऐसे में डॉक्टर यादव, आपसे सवाल ये है कि जो किसान बीज उत्पादन करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह से बीज उत्पादन करें, ये फसल उत्पादन से किस तरह से भिन्न है? आमतौर पर जो फसलें हम उगाते हैं उसमें जैसे एक स्वपरागित किस्में होती हैं, एक परपरागित किस्में होती हैं। फसलें जो हैं जैसे गेहूं, चना, धान, मसूर, इनकी बात करते हैं, सरसों है, तो ये स्वपरागित किस्में हैं, और इनका बीज अगर किसान भाई 2-3 साल तक भी लगाते हैं तो उसकी उत्पादकता में कोई फर्क नहीं आता है। दूसरा, जो परपरागित किस्में, उनमें आमतौर पर जैसे क्योंकि दूसरे पौधों का परागण आता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होने से उसकी जो गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है किसान के खेत पे, तो उसमें आमतौर पर ये कहा जाता है कि भाई उसका जो है बीज 1 साल छोड़ के एक उनको बदलना है, और जो स्वपरागित किस्मों का 3 साल के बाद बीज बदलना है। इसमें जो किसान भाइयों को ध्यान रखना है, जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा जो बीज का विस्थापन की दर है वो भी जैसे स्वपरागित किस्मों में 33% की होती है कि हर 3 साल के बाद किसान बीज बदलेगा, और जो परपरागित किस्में हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है, उसमें हमारी वो जो दर है वो 50% होती है कि अल्टरनेट साल पे किसान भाई अपना बीज बदलेंगे। संकर किस्मों के लिए किसान भाइयों को हर साल बीज बदलना आवश्यक होता है। तो जो किसान भाइयों को ये चाहिए कि जब वो नई किस्म लेके आते हैं और उसको भरोसा है कि इस साल मेरी बहुत अच्छी पैदावार रही, तो वो निश्चित रूप से जैसे अपना एक क्षेत्र जितनी उसकी अगले वर्ष की मांग है, बीज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से शुरू से ही बिजाई के बाद एक क्षेत्र अपना वो डिमार्केट कर ले, उसकी चिन्हित कर ले, और उसको शुरू से उसमें खरपतवार है, कोई बीमारी है, कोई कीड़ा है, उसका ढंग से वो प्रबंधन करे, और उसके अलावा कोई दूसरा पौधा दूसरी तरह का उस जो किस्म से अलावा कोई बड़ा छोटा रंग में बाली के उसमें पत्ते के रंग में वो अगर दिखता है तो उसको वो निश्चित रूप से समय समय पर निकालते रहें। उस क्षेत्र को, मान लो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट अगले वर्ष की है, उस क्षेत्र को के जो फसल को वो अलग से काटें, और उसको सुखाने के बाद अलग से, चाहे थ्रेशर से करें तो उस मशीन को अच्छी तरह साफ कराएं या डंडों से पीट के, और उसको सुखाने के बाद लगभग 8% जब उसमें उसका नमी रह जाती है तो उसको अलग से किसी बिन में या किसी मटके में, जो भी जितना बीज की मात्रा हो और किसान की आवश्यकता हो, वो उसमें रखें। तो ये करने से निश्चित रूप से किसान भाई उसी किस्म को 2-3 साल तक उसमें कोई भी गिरावट नहीं आती पैदावार में, और उनको बार बार जाके जो हम 20 रुपए 22 रुपए गेहूं बेचते हैं, हम 40 रुपए का बीज खरीद के लाते हैं, उस खर्चे को निश्चित रूप से किसान भाई बचा सकते हैं। इसीलिए जो इसी तरह जो परपरागित किस्में हैं उनमें भी किसान भाई बड़ा ध्यान से रोगिंग वगैरह जो दूसरी तरह के पौधे निकालना, उनका ध्यान रखें, और उसको निकाल के उसको भी 2 साल तक, 1 साल अगले साल और वो प्रयोग कर सकते हैं। संकर के किस्म किसान भाइयों को हर वर्ष बीज खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखें। किसान बीज उत्पादक स्वयं भी बन सकते हैं, और एफपीओ के जरिए अगर उद्यमिता का रूप दे दे तो इसमें उनको दोहरा मुनाफा है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे कि बीजों से जुड़े हुए कई तरह के सवाल किसानों के मन में होते हैं, और इन सवालों के जवाब के लिए अब डिजिटल माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। चाहे किसान सुविधा ऐप की बात करें या एम किसान पोर्टल की बात
बात करें, इन माध्यमों का कितना लाभ किसानों को मिल पा रहा है? इसमें जो भी किसान है उनको जो भी समस्या है जी, वो जी। डिजिटल माध्यम से भी अपना समाधान करा सकते हैं। ठीक है। एक हमने जो है किसान कॉल सेंटर की स्थापना की थी, तो उसका एक टोल फ्री नंबर है, उस पर अगर किसान फ़ोन करते हैं तो उनको कोई भी शुल्क नहीं लगता है और अपनी समस्या वहाँ पे वो नोट करा सकते हैं। वो जो 24 आवर काम करती है, उसमें IVRS सिस्टम भी है। किसान चाहे तो अपनी आवाज़ में उसको जो है रिकॉर्ड करा दें और जब वो वहाँ पे जो विशेषज्ञ आएंगे उनकी सलाह को सुनेंगे, वो मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनने के बाद अपनी सलाह उनको देने का काम करते हैं। जी, तो डिजिटल माध्यम से भी हम लोग जो है किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बिल्कुल। किसान भाई से जुड़ सकते हैं। जी डॉक्टर पांडे, अब बीज के मामले में हम कहें तो बहुत ही मुख्य स्रोत जो है किसानों के लिए वो है राष्ट्रीय बीज निगम। ऐसे में राष्ट्रीय बीज निगम की बढ़ती भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम अपनी स्थापना काल 1963 से ही जो है किसानों को उत्तम गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और उसी दिशा में हमने जो है अपने 11 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में खोल रखे हैं। उसके साथ साथ हमारे लगभग 48 एरिया ऑफिसेज विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसके फोन नंबर और सब आप हमारी जो वेबसाइट है, किसान भाई चाहे तो नोट कर लें, www.indiaseeds.com। इस पर जाके आप सभी के एड्रेस और फोन नंबर दिए गए हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 4 फार्म हैं जो कि मुख्य रूप से राजस्थान में, हरियाणा में और कर्नाटका में जो है लगभग 25,000 हेक्टेयर का फार्म है, वहां पर हम बीज उत्पादन करते हैं और उसके बाद किसानों को वहां से सेल काउंटर द्वारा वितरित करते हैं। साथ ही साथ हम किसानों के यहाँ बीज उत्पादन भी कराते हैं, जैसा कि अभी श्रीवास्तव साहब ने बताया कि हम FPO के माध्यम से भी किसानों को, FPO के लोगों को भी हम बीज उत्पादन कार्यक्रम दे रहे हैं, जिससे कि एक तो किसानों को बढ़िया सस्ता बीज मिल सके, दूसरा जो बीज उत्पादन की तकनीकी है, जो तकनीकी जानकारी है वो किसानों तक पहुंचे, जिससे कि किसान अगर किसी कारणवश अच्छा बीज नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते, तो अगर बीज उत्पादन की तकनीक उनके पास रहेगी तो अब भविष्य में वो अपना बीज उत्पादन कर सकेंगे, जिससे कि उनको उच्च क्वालिटी का सस्ता बीज अपने घर पे पैदा करने में एक मदद मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे कि आज पूरी चर्चा से जाहिर है डॉक्टर यादव की जो बीज है वही किसानों की समृद्धि का द्वार है, क्योंकि ये खेती का आधार है। ऐसे में रबी की तैयारी जो किसान कर रहे हैं, चलते चलते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसमें जैसे कि शुरू से हम सभी ये बात साझा कर रहे हैं कि एक तो फसल का चुनाव आपके क्षेत्र के लिए, उसके बाद आपका किस्म का चुनाव, किस अवस्था में आप उस किस्म को लगाना चाहते हो, अगेती है, पछेती है। जैसे आज हम बात करेंगे तो ये सब पछेती का गेहूं के में हम कह सकते हैं समय पे, बाकी चने की बात करें, अरहर की, इसकी मसूर की बात करें, सरसों का समय लगभग खत्म हो गया है। और बीज का स्रोत, जैसे बार बार ये चर्चा में आया है कि बीज के स्रोत की जो विश्वसनीयता वो जरूरी है। बीज खरीदने के बाद आपको उसका बिल है, उसका टैग है, अवश्य रूप से अपने साथ रखना है। और अगर किसान भाई अपने बचे हुए बीज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी विस्तार से बताया था, उसमें उनको चाहिए कि वो उस बचे हुए बीज को बड़े अच्छी तरह से संभाल कर रखें, अलग से किसी बिन में या किसी मटके में उसका जो मॉइस्चर है उसको 8% रखते हुए, और जो विभिन्न कीड़े जो लगते हैं भंडारण में, बीमारियां लगती है, उनसे बचाव करते हुए बीच में 1-2 बार उस बीज को निकाल के थोड़ा हवा देनी पड़ती है, सुखाना भी पड़ता है, तो उसको निकाल के बीच में उसका रख रखाव रखें। तो इन बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं और बीज की व्यवस्था बिजाई से बहुत पहले करें, आनन फानन में पानी लगाने के बाद, या आज मेरी खाद की बिजाई हो गई, मैं बाजार में जाता हूं, जो मुझे मिलता है वो मैं लेके आ जाता हूं, उस बात पर आज ध्यान नहीं दे, क्योंकि खेती में बहुत खर्चा किसान का लगता है। और अगर बीज ही सही नहीं है, जैसे कि चर्चा में बार बार ये बिंदु आते हैं, तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो वो निश्चित रूप से शुरू से ही सुनिश्चित करे कि वो उच्च गुणवत्ता का बीज किसान भाई लेकर रखे। और अपने बीज को अगर रखते हैं तो जैसे जितना भी 1 सीजन 2 सीजन वो यूज करते हैं, तो उसको भी अलग से उसका कटाई करके, उसका अलग से भंडारण करके, ये नहीं कि भाई जो घर का खाने का अनाज है या यूज करने का है पशुओं के लिए, उसी में से लेके वो बीज की बिजाई करेगा, तो निश्चित रूप से किसानों को उसका नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर पांडे, आप तीनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारियां दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमें उम्मीद है कि रबी की जो तैयारी कर रहे हैं किसान, उन्हें आज के इस कार्यक्रम से बहुत ही मदद मिलेगी और बीज को लेकर उनके मन में जितने तरह के सवाल रहे होंगे उनका निवारण हो गया होगा, उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव या अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। और इसी के साथ विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।